हेलो स्टूडेंट। हाँ बच्चा, आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? रिस्पॉन्स दो सब। आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके। तो बच्चा, हम लोग सेक्शन 17 पढ़ रहे थे कि पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होगी आफ्टर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस। बराबर है? नॉर्मली राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी आफ्टर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस। तो उसमें बच्चों हमने सेक्शन 17 का ए पार्ट हमने पढ़ लिया कि नॉर्मली जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होने से पहले था, नॉर्मली वही राइट्स एंड ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने के बाद बच्चों कंटिन्यू रहे। लेकिन बच्चों पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है जरा देखो। वेयर फर्म constituted for fixed term continues to carry on business after the expiry of that term। मैंने पूछा था बच्चों कि कोई पार्टनरशिप फर्म जो फिक्स्ड टर्म के लिए बनी हो एंड उसका फिक्स्ड टर्म कंप्लीट होने के बाद अगर पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर देते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, तो मैंने पूछा भी था ना, आपने आंसर भी दिया था। तो ऐसे केस में बच्चों वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगा। बरोबर है? पार्टनरशिप एट विल बन जाएगा। तो बच्चों जब कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप विच इज फॉर फिक्स्ड टर्म अगर पार्टनरशिप एट विल बन जाता है बिजनेस कंटिन्यू कर लेने से, तो आपको लगता नहीं राइट्स एंड ड्यूटीज कुछ हद तक चेंज हो जाएंगे कि सेम रहेंगे? चेंज हो जाएंगे कि कुछ सेम रहेंगे? व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? मान लो बच्चों पार्टनरशिप फर्म फिक्स्ड टर्म के लिए था, फिक्स टर्म खत्म होने के बाद पार्टनर्स ने उस बिजनेस को कंटिन्यू कर दिया, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एट विल बन गया। अब बताओ बच्चों पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज में कोई चेंज होगा? भले थोड़ा ही सही, कुछ चेंज होगा कि नहीं सेम एज इट इज? चेंज होगा बच्चों। तो बच्चों मैं आंसर दे दूं? क्या आप दे रहे हो? अब बच्चों मैंने पढ़ाया था, अभी अभिशंकर ने क्या कहा कि नॉर्मली वो सब सेम रहेगा। अभिशंकर कुछ हद तक आप सही हो, ज्यादातर राइट्स एंड ड्यूटी चेंज नहीं होते हैं, बट स्पेशली जब ये पॉइंट आता है ना जहां पर पार्टनरशिप विच इज फाउंड फॉर फिक्स्ड टर्म, जब इसको कंटिन्यू कर दिया जाता है ये पार्टनरशिप एट विल बन जाता है, तो बच्चों यहाँ पर थोड़े राइट्स एंड ड्यूटी चेंज होंगे। रिकॉल करो मेरा कल का लेक्चर, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। अगर पार्टनरशिप फर्म फॉर फिक्स्ड टर्म है एंड अगर उसे 3 साल के पहले, मान लो 3 साल के लिए फर्म बनाया है, 3 साल के पहले अगर उसे डिसॉल्व करना है तो कैसे डिसॉल्व होगा? पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म की बात कर रहा हूं, तो कैसे डिसॉल्व होगा? ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। याद आया बच्चों? सही कह रहा हूं? अगर उसको टाइम लिमिट से पहले डिसॉल्व करना है तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। एंड बच्चों जब यही पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एट विल बन जाता है, जब यही पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एट विल बन जाएगा, तो आपको लगता नहीं राइट्स एंड ड्यूटीज कुछ हद तक चेंज हो जाएंगे? अब बताओ पार्टनरशिप एट विल में पार्टनर को क्या राइट मिलेगा अगर फर्म डिसॉल्व करनी है? तो क्या सबका कंसर्न जरूरी है कि कोई एक पार्टनर भी नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है? तो आपको ऐसा नहीं लगता पॉइंट नंबर बी में कुछ राइट्स हद तक चेंज हुए? नहीं नहीं ठीक है, एनीवन मैं समझ गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब फिक्स्ड टर्म का पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट होता है
तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म हैज टेकन प्लेस। लेकिन इस सिनारियो में बताओ क्या राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहे कि कुछ हद तक चेंज हुए? दैट्स माय एक्चुअली क्वेश्चन। क्या लगता है आपको, चेंज हुए ना बच्चों? यस। अब पार्टनरशिप एट विल को लेकर बच्चों जो भी बच्चों राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर को है, अब वो फॉलो करने पड़ेंगे। पार्टनरशिप एट विल में जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर को फॉलो करने पड़ते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। डोंट यू थिंक सो? मैंने क्या बोला, क्लियर हुआ? यस। तो बच्चों मुझे लगता है ए एंड बी, जरा रिस्पॉन्स दो बच्चों, ए एंड बी दोनों क्लियर हो गए। ए में जनरली बात की उन्होंने कि जनरली सारे ड्यूटीज एंड राइट्स नॉर्मली सेम रहते हैं, लेकिन अगर ये स्पेसिफिक पॉइंट आता है तो बच्चों पार्टनरशिप एट विल को लेकर जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर को फॉलो करने पड़ते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कुछ हद तक चेंज हो जाएंगे। बच्चों सेक्शन 17 का मैं पॉइंट नंबर सी पढ़ा रहा हूँ, ये ले ठीक है ना। पॉइंट नंबर सी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, हेडिंग क्या है देखो, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट। बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल अंडरटेकिंग्स? आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पार्टनरशिप। याद करो, जनरल पार्टनरशिप जो किसी स्पेशल एक काम के लिए नहीं बना है, वो वाइड वैरायटी ऑफ बिजनेस कर सकते हैं फ्यूचर में। याद है ना बच्चों, जनरली जनरल पार्टनरशिप। तो मुझे ये बताओ, A1 एक जनरल पार्टनरशिप है बच्चों, ध्यान दो। A1 के जो 4 पार्टनर्स हैं बच्चे, A1 के 4 पार्टनर्स ने कॉमर्स क्लासेस चालू किया, A1 नाम दे दिया। अब बच्चों A1 क्लासेस में जो कॉमर्स क्लासेस स्टार्ट किया है उसमें जो राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स की हैं, मुझे ये बताओ क्या वो राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हो जाएंगी क्या अगर वही A1 पार्टनरशिप फर्म आगे चल के साइंस के क्लासेस खोलता है, अगर अलग सा एक एडवेंचर या अलग से एक नया बिजनेस शुरू करता है, तो क्या चारों पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज उस नए बिजनेस में चेंज हो जाएंगे क्या, कि वही रहेंगे जो कॉमर्स क्लासेस के बिजनेस में थे? कम ऑन टाइम, क्या लगता है, विल इट चेंज और विल रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी एडवेंचर, फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस? व्हाट डू यू थिंक, will change or will remain same? तो बच्चों it will remain same. Yes, you are absolutely right. Very good, very good. तो बच्चों आई थिंक अल्फाबेट सी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया है। बच्चों मैं पढ़ता हूँ उसका रूल, देखो जरा रिस्पॉन्स देना बच्चों। इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड लेट मी नो ऑनेस्टली। आई सेड इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड लेट मी नो ऑनेस्टली। चलो आगे क्या लिखा है बच्चों, वेयर द फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड। बच्चों जहां पर फर्म को बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट, 1 मिनट, टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग्स। बच्चों वन और मोर एडवेंचर मतलब एक या एक से ज्यादा जब बिजनेस में शामिल हो पार्टनरशिप फर्म, तो बच्चों पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज हर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए सेम रहेगी जो उन्होंने ओरिजिनल एडवेंचर के वक्त डिसाइड किए हैं। यानी कॉमर्स जब बिजनेस शुरू किया कॉमर्स क्लासेस का, उस वक्त जो राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड हुई थी वही राइट्स एंड ड्यूटीज आगे चलकर A1 अगर साइंस के क्लास भी डालता है तो भी पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहेगी, आर्ट्स के क्लासेस डालेगा तो भी राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहेगी। तो बच्चों शैल आई अज्यूम सेक्शन 17 इज नाउ क्लियर? सेक्शन 17 क्लियर हो गया बच्चों? एक एक सेक्शन को हम काफी टाइम देकर पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यस, जरा रिस्पॉन्स दो, हैव यू अंडरस्टूड सेक्शन 17? यस नो कुछ तो टाइप करो, पता तो चले। हाँ वैसे बच्चों सेक्शन 18 वैसे मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बच्चों। आपको याद होगा तो कि हर पार्टनर एजेंट है पार्टनरशिप फर्म का।
बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। आपको याद है ना बच्चों, पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ एजेंसी। यहाँ जो पार्टनरशिप फर्म है वो प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स उसके बच्चों एजेंट का रोल प्ले करते हैं। सेक्शन 4 में हमने पढ़ा भी था, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हो गया, एजेंट का किया गया एक्ट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस binds the firm. Do you agree with this? Binds the principal. सेम वे किसी भी इंडिविजुअल पार्टनर का किया गया एक्ट एज एजेंट ऑफ द फर्म अल्टीमेटली बाइंड्स द फर्म। यानी एजेंट के किए गए एक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म जिम्मेदार है, क्योंकि एजेंट ने, पार्टनर ने जो एजेंट का काम किया वो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए किया, इसलिए किसी पार्टनर का एजेंट के तौर पर काम करना अल्टीमेटली पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बाउंड हो जाता है एंड पार्टनरशिप फर्म को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। बरोबर है? तो बच्चों उसी को बोला गया है कि पार्टनर्स का रिलेशन क्या है, इन पार्टनर्स की रिलेशनशिप क्या है इन रिलेशन टू थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर उतना ही जिम्मेदार है जितना उसका पार्टनरशिप फर्म जिम्मेदार है। बरोबर है? क्योंकि बच्चों पार्टनर के किए गए एक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो लायबल। ये छोटा सा प्रिंसिपल पढ़ने के लिए बच्चों उन्होंने पूरा सेक्शन 18 बनाया। इसमें से 50% से ज्यादा आपको बच्चों रिवीजन दिखेगा। देखो, आई रिपीट, रिवीजन हो जाएगा आपका। ओके, देखो आप खुद एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ सर रिवीजन हुआ, एक या दो नए पॉइंट्स मिलेंगे, बाकी पूरा रिवीजन। तो बच्चों ज्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है सेक्शन 18। हाँ, बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग बच्चों कुछ किसी को पूछना है? कोई टाइप कर रहा था अभी कुछ बच्चों? बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग सेक्शन 18 किसी को कोई डाउट पूछना है क्या बच्चों? आवाज आ रही है ना सबको? यस नो टाइप करो, डाउट है तो। ओके चलो, आपने नो लिखा मतलब कोई डाउट नहीं है। मुझे ऐसा लगा कोई टाइपिंग कर रहा था, इसके लिए। प्रियांशु शायद टाइपिंग कर रहे थे कुछ। अच्छा ठीक बच्चों, लेट अस रीड। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी बच्चों अगर कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, या बच्चों जिसको हम कहते हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। कितना क्लियर कट लिखा है बच्चों, पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एजेंट माना जाएगा बट ओनली इन रिलेशन टू द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। इसका लाइन का मतलब ये हो गया, किसी पार्टनर के किए गए कार्य के लिए पार्टनरशिप फर्म जिम्मेदार होगा अगर पार्टनर ने ये कार्य एक्ट फर्म के बिजनेस के लिए किया हो, फर्म के नाम पे किया हो, बराबर है, एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया हो। तो पार्टनर के किए गए एक्ट के लिए एज एन एजेंट पार्टनरशिप फर्म लायबल हो जाएगा एज अ प्रिंसिपल। बच्चे जरा टाइप करो इस लॉ ऑफ एजेंसी में, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, चलो टाइप करो, हु इज एजेंट, हु इज प्रिंसिपल। टाइप करो, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ एजेंट एंड हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ प्रिंसिपल। ओके क्या हो गया? अरे सिंपल एकदम बच्चों, मैंने कहा इस लॉ ऑफ एजेंसी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है? पार्टनर।
एंड पार्टनरशिप फर्म किसका रोल प्ले कर रहा है? प्रिंसिपल पर्सन का। एंड बच्चों लॉ ऑफ एजेंसी क्या कहता है? एन एक्ट डन बाय एन एजेंट बाइंड्स द प्रिंसिपल। ये लाइन क्लियर हुआ? एन एक्ट डन बाय एजेंट बाइंड्स द प्रिंसिपल। एजेंट का किया गया एक्ट के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार है। पार्टनर के किए गए एक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म की जिम्मेदारी है। अगर एजेंट ने वो एक्ट, अगर पार्टनर ने वो एक्ट पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए किया हो तो, बशर्ते पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए किया हो तो। बस इतना ही है सेक्शन 18। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। लेकिन बच्चे जब हम एनालिसिस पढ़ेंगे तो रिवीजन पे जरा ध्यान दो। एनालिसिस क्या कहता है सेक्शन 18 का? बच्चों ये आपका सेक्शन 4 का रिपीटेशन है। You may recall that partnership is the relationship between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। जब एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के लिए एक्ट करता है तो वो एक पार्टनर जो एक्ट करता है वो एजेंट बन जाता है and remaining partners becomes principal। So any act done by a partner binds other partners also। These definitions suggest that any one of the partner can be agent of the others। Any one of the partner can be agent of the others। Section 18 clarifies this position by providing that subject to the provision of the act, a partner is the agent of the firm। बच्चे इसलिए मैं आपसे टाइप करवा रहा था। देखो, पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म, फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ये लाइन मैंने कितनी बार बोला बच्चों? द पार्टनर इंडीड, वर्चुअली, बच्चों दिखाई तो नहीं देता लेकिन वर्चुअली हम ऐसा एजम्पशन कर सकते हैं। पार्टनर इंडीड वर्चुअली एम्ब्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड एज एन एजेंट। ये बच्चे याद है मैंने लिख के बताया था। एक्स अगर एजेंट का काम करता है तो वाई एंड जेड क्या बन जाएंगे? प्रिंसिपल। वाई अगर एजेंट का काम करता है तो एक्स एंड जेड प्रिंसिपल हो जाएंगे। याद करो बच्चों, मैं हमेशा बोलता था हर पार्टनर डबल रोल प्ले करता है। याद है बच्चों? वो एजेंट का भी रोल प्ले करता है, वो प्रिंसिपल का भी रोल प्ले करता है। बोला था कि नहीं मैंने? तो वही लिखा है, देखो। द पार्टनर इंडीड वर्चुअली embraces the character of both principal and agent so far as he acts for himself and his own interest in the common concern of partnership, he may be deemed as principal, and so far he acts for his partners, he may be properly deemed as an agent। सीधी बात है, अपने लिए वो कुछ करता है तो प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है, बाकी पार्टनर्स के लिए जब वो कुछ करता है तो बच्चों वो एजेंट का रोल प्ले करता है। सो दोनों रोल में बच्चों पार्टनर फिट बैठता है, एजेंट के भी रोल में, प्रिंसिपल के भी रोल में। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बच्चे जो नॉर्मल एजेंट होते हैं ना बिजनेस के, मर्केंटाइल एजेंट, हेलो हेलो हेलो, Do you know mercantile agent, factor, broker, commission agent, del trader agent, auctioneer? हेलो, मुझे बताओ ये नॉर्मल एजेंट एंड पार्टनर एज एजेंट, क्या दोनों एजेंट सेम है? क्या दोनों में फर्क है? एक नॉर्मल एजेंट में जो आपको बिजनेस में मदद करता है एंड एक अपना ही पार्टनर हमारे लिए जब एजेंट का रोल प्ले करता है, क्या दोनों सेम है कि दोनों में कुछ डिस्टिंक्शन है, कुछ फर्क है? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? पहले ये बताओ, सोच के बताओ। एक नॉर्मल एजेंट एंड एक पार्टनर एज एन एजेंट, क्या दोनों सेम है कि दोनों में कुछ पढ़ाई के डिफरेंस लिए है? मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन,
CSET, बैंकिंग, रेलवे, SSC, MBA एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का दोनों में साथी। कुछ डिफरेंस है, व्हाट डू यू थिंक? तो बच्चे इसका आंसर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। अभी जिस पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगा उसमें आपको बच्चों एक फर्क छोटा सा ही सही, लेकिन एक डिफरेंस आपको नजर आएगा। बच्चों मुझे ये बताओ, नॉर्मल एजेंट जब आपको मदद करता है, आपको हेल्प करता है नॉर्मल एजेंट, तो उसका कोई कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट रहता है क्या? उसका कोई कॉमन इंटरेस्ट रहता है क्या? आपके साथ कोई कॉमन इंटरेस्ट है क्या? चलो, एक नॉर्मल ऑक्शनियर, डेलक्रेडर एजेंट जब आपको मदद करता है तो वो किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करता है क्या? कॉमन इंटरेस्ट मतलब सबके लिए बैठ के काम करता है क्या? नहीं, वो कमीशन से मतलब रखता है। लेकिन पार्टनर एज एजेंट जब काम करता है तो आपको लगता है नहीं वो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट देखता है, खुद का इंटरेस्ट नहीं, सबका इंटरेस्ट देखता है वो। यस, दैट इज द डिफरेंस। एक नॉर्मल चलते फिरते राह चलते एजेंट एंड एक अपना पार्टनर एज एजेंट, बहुत डिफरेंस है बच्चों। एक बहुत लेवल का डिफरेंस है। वो दिखता छोटा है डिफरेंस, लेकिन लीगली बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है मुझे। एक काम करता हूँ बच्चों, मैं रीड करता हूँ, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। बहुत बच्चों को बाउंसर भी जा सकता है, ये ध्यान दो। ठीक से नहीं सुना बच्चों तो बाउंसर जा सकता है। क्या लिखा है देखो, द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है पार्टनर एज एजेंट एंड मियर एजेंट? मियर एजेंट मतलब एक नॉर्मल एजेंट। द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम and mere agent is that he has community of interest with other partners in the whole property and business and liabilities of partnership. He has community of interest, टाइप करो, ही मतलब यहाँ कौन, पार्टनर एज एजेंट या मियर एजेंट? इसकी बात हो रही है, जल्दी जल्दी टाइप करो। एक नॉर्मल एजेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि पार्टनर एज एजेंट की बात कर रहा हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। मैं पार्टनर एज एजेंट, एक पार्टनर एज एजेंट जब बच्चों काम करता है तो वो सबका भला देख के काम करता है, उसके साथ और जितने पार्टनर्स है सबका कॉमन इंटरेस्ट देखकर वो काम करता है। लेकिन एक नॉर्मल एजेंट बच्चों कभी भी कॉमन इंटरेस्ट देख के काम नहीं करता है। एक नॉर्मल एजेंट क्या सोचता है, प्रिंसिपल को नुकसान हो फायदा हो मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरे कमीशन से मतलब। ये नॉर्मल एजेंट का बच्चों व्यवहार है। लेकिन पार्टनर जब एजेंट का रोल प्ले करता है तो बच्चों उसका सेल्फ इंटरेस्ट को बाद में पूरे पार्टनरशिप के इंटरेस्ट को पहले रखता है। उसके हिसाब से पार्टनरशिप फर्म पहले, बाद में उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और नॉर्मल एजेंट क्या करता है, वो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट पहले देखता है, मुझे मेरा कमीशन मिलना चाहिए। प्रिंसिपल को नुकसान होता है फायदा होता है उससे कोई लेना देना नहीं बच्चों। तो बहुत बड़ा फर्क है। तो एक बार और पढ़ता हूं बच्चों, द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम एंड मियर एजेंट इज दैट he has community of interest with other partners in the whole property and business and liabilities of partnership, whereas an agent as such, यानी नॉर्मल एजेंट की बात हो रही, where an agent as such has no interest in either। बाकी नॉर्मल एजेंट जब ये काम करेगा तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में, एसेट्स में, लाइबिलिटीज में, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ही इज इंटरेस्टेड ओनली विद द कमीशन। लास्ट पैराग्राफ बच्चों सेक्शन 18 को खत्म करने के लिए, द रूल दैट
partner is the agent of the firm. बच्चों rule that partner is the agent of the firm for the purpose of business of the firm cannot be applied to all transactions and dealings between partners themselves. बच्चों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ अगर कोई डीलिंग करेंगे तो ये ऊपर का सेक्शन 18 का रूल एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान दो। हम ऊपर का रूल एप्लीकेबल कब करेंगे? एजेंट पार्टनर को एजेंट पार्टनरशिप फर्म का तभी मानेंगे जब एजेंट पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए कुछ काम कर रहा हो। इसका मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट हो जाएगा आपस के डीलिंग्स में, तो ऐसा नहीं। मान लो बच्चों गिरीश एंड राहुल नाम के दो पार्टनर्स के बीच में इंडिविजुअली कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसका पार्टनरशिप फर्म से कोई लेना देना नहीं, तो क्या आप उन्हें बोलोगे एक दूसरे के एजेंट्स हैं? क्या आप उनको एक दूसरे के एजेंट्स ट्रीट करोगे क्या? गिरीश एजेंट है राहुल सर प्रिंसिपल है, नहीं बच्चे। ये जो सेक्शन 18 का रूल है वो हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। स्पेशली पार्टनर्स आपस में जब डीलिंग्स करते हैं एक दूसरे के साथ आपस में, तो बच्चों सेक्शन 18 का रूल वहां अप्लाई नहीं होगा। बच्चों ये रूल तभी स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाएगा जब कोई भी कार्य पार्टनर करता है एंड वो बिजनेस फर्म की बिजनेस से रिलेटेड हो, तभी सेक्शन 18 का रूल अप्लाई होगा, नहीं तो सेक्शन 18 का रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर पार्टनर्स एक दूसरे के लिए कोई काम करते हैं जिसका पार्टनरशिप फर्म बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, तो सेक्शन 18 का रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। बच्चों लास्ट पैराग्राफ पर आपका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। क्या लगता है? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज? बच्चों every partner is agent of the firm only for the purpose of business of the firm. Now tell me, अगर कोई भी एक पार्टनर करता है एंड वो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो क्या हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म एंड फर्म इज द प्रिंसिपल इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द फर्म? हेलो, नहीं बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन ये है कि जो भी एक्ट हुआ हो, चलो आपस में पार्टनर में ही सही, अगर वो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है तब बच्चों आप बोल सकते हो कि हाँ पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। चलो सेक्शन 18 को कंप्लीट करते हुए बच्चों सेक्शन 19 पर मैं आ रहा हूं। देखा जाए बच्चों तो ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी है। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? एक्चुअली बच्चों बहुत सिंपल है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बच्चों व्हाट इज अथॉरिटी, चलो टाइप करो। अथॉरिटी मतलब क्या है? मान लो मैंने मानव को अथॉरिटी दी पर्टिकुलर काम करने का, इसका क्या मतलब हुआ? अथॉरिटी देना, किसी को पावर हैंड ओवर करनी, है ना? जैसे बच्चों एक्टिव पार्टनर को अथॉरिटी है कि नहीं बिजनेस के डिसीजंस लेने के, रूटीन मैटर्स के डिसीजन लेने के? एक्टिव पार्टनर को अथॉरिटी दी गई है कि नहीं, पावर है कि नहीं एक्टिव पार्टनर को कि वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सके? यस बच्चे, जब पार्टनर को अथॉरिटी दी जाती है ना एज एजेंट ऑफ द फर्म, जब किसी पार्टनर को अथॉरिटी दी जाती है एज एजेंट ऑफ द फर्म, तो बच्चों ये अथॉरिटी दो प्रकार की होती है। टाइप करो, दो प्रकार की होती है, एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। टाइप करो, अथॉरिटी एजेंट को दो प्रकार से मिलती है। कौन सी दो टाइप की अथॉरिटी मिलती है पावर उसको? अभी बोला मैंने ओरली, एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक बच्चों, ठीक, यहाँ तक ठीक। अब आप ही टाइप करके बताओ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी। चलो आप ही टाइप करके लिखो। अब इतना नॉलेज आ गया है बच्चों कि आप आराम से लिख सकते हैं आंसर, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आपको लेकर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। यस बच्चों, जब पार्टनरशिप फर्म
ओरली या राइटिंग में किसी पार्टनर को अथॉरिटी देता है एज एजेंट काम करने का, राइटिंग में या बोलकर, जब किसी पार्टनर को अथॉरिटी दी जाती है टू एक्ट एज एन एजेंट, यस, एग्रीमेंट करके, शॉर्टकट में एग्रीमेंट करके, तो पार्टनर को मिलने वाली अथॉरिटी को हम क्या कहेंगे? इम्प्लाइड अथॉरिटी या एक्सप्रेस अथॉरिटी? बाय एन एग्रीमेंट जब किसी पार्टनर को बच्चों अथॉरिटी दी जाती है तो बच्चों वो एक्सप्रेस अथॉरिटी हो गई। तो नाउ यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी देन? विच इज नॉट बाय एन एग्रीमेंट, सही बोला मैंने, विच इज नॉट एक्सप्रेस। ऐसी अथॉरिटी जो बाय एन एग्रीमेंट नहीं दी जाती लेकिन लॉ इम्प्लाइड मान लेता है, लॉ अपने तरफ से अजम्पशन कर लेता है। कुछ समझा बच्चों? इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट याद करो। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब ऐसी पावर जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को बाय एग्रीमेंट करके नहीं देता है, लेकिन लॉ प्रेज्यूम करता है कि ये पावर तो पार्टनर के पास ऑलरेडी है। एंड इस एक्ट से बच्चों ये पावर यूज करने से पार्टनर की फर्म की भी लायबिलिटी अराइज होती है। ऐसा जब लॉ एजम्पशन करने लगता है तो बच्चों मान लेने का कि पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है। क्या है बच्चों? इम्प्लाइड अथॉरिटी, बराबर है, जिसे लॉ एजम्पशन करता है कि ये अथॉरिटी तो हर पार्टनर के पास है ही। एंड पार्टनर अगर अपने इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर रहकर, अगर पार्टनर अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी के यूज करके फर्म के नाम पर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसके लिए फर्म भी बाइंड हो जाएगा, बराबर है, फर्म भी बाइंड हो जाएगा। एंड पार्टनर की इस अथॉरिटी को हम इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलने लगेंगे, बिकॉज इट इज प्रेज्यूम्ड बाय लॉ। लॉ बोलता है ये अथॉरिटी पार्टनर के पास ऑलरेडी है, ये लॉ ने पहले से अजम्पशन कर लिया, इसके लिए स्पेशल एग्रीमेंट बनाने की गरज नहीं। बच्चों जरा रिस्पॉन्स, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस? अब हमारा नेक्स्ट मेजर डिस्कशन किसके ऊपर है? एक्सप्रेस अथॉरिटी पे नहीं है, हमारा मेजर डिस्कशन है इम्प्लाइड अथॉरिटी पर। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब विच इज नॉट एक्सप्रेस अथॉरिटी, authority which is not expressly given, authority which is not expressly given but presumed by the law। and इस अथॉरिटी के इस्तेमाल करने से फर्म की भी जिम्मेदारी है। पार्टनर जब एक्ट करेगा तो फर्म विल बी लायबल फॉर हिज एक्ट बिकॉज पार्टनर हैज यूज्ड हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी। चलो बच्चों, मैंने मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया है। अब आपकी बुक में क्या लिखा है बच्चों, उस पर भी ध्यान दिया जाए। क्या लिखा है देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22, द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन। बच्चों देखो, इसके लिए एग्रीमेंट करने की जरूरत ही नहीं। कोई भी ऐसा एक्ट जो पार्टनर करता है in the normal course of business, in the usual way of carrying out business, और पार्टनरशिप फर्म का वो यूजुअल वे ऑफ बिजनेस है, उससे रिलेटेड अगर पार्टनर ने कोई एक्ट किया, कार्य किया, तो पार्टनर के किए गए इस एक्ट के लिए फर्म बाइंड हो जाएगा। भले ही ये अथॉरिटी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को एक्सप्रेसली नहीं भी दी हो, तो भी फर्म को पार्टनर के किए गए इस कार्य के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा जब माहौल सिचुएशन हमारे सामने आता है तो बच्चों हम बोलते हैं पार्टनर ने अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी का इस्तेमाल किया, यानी इस इम्प्लाइड अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसने फर्म को बाइंड कर दिया, उसके एक्ट से बाइंड कर दिया। बच्चों इतना सिंपल है ये।
सच देखो तो ये बहुत ही सिंपल भी है एंड सच देखो तो ये टफ भी है, बराबर है। मैं हर साल पढ़ाता हूँ बच्चों, आई कैन फाइंड आउट। अब पहले तो लाइव लेक्चर्स होते थे, सामने सामने बच्चों के चेहरे से हमको समझ में आ जाता था। अभी तो मैं आपका चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ, बट आपके रिस्पॉन्स से मुझे थोड़ा बहुत पता चल रहा है वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों एक बार वापस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, the act of the partner which is done to carry on in the usual way, usual way मतलब normal way, business of the kind carried on by the firm binds the firm। यानी एक्ट किया पार्टनर ने लेकिन जिम्मेदारी होगी फर्म की। फिर बच्चों नेक्स्ट लाइन एक्चुअल डेफिनेशन है इम्प्लाइड अथॉरिटी। द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू बाइंड द फर्म conferred by this section यानी 19 is called implied authority। बच्चों पार्टनर की अथॉरिटी, जिसके तहत पार्टनर जब कोई एक्ट करता है जिससे फर्म बाइंड हो जाता है, तो मान लेने का बच्चों दैट अथॉरिटी इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। पॉइंट नंबर 2, इन एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम्स ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी, the implied authority of partner does not empower him to। बच्चों अगर रीति रिवाज ना हो, कस्टम्स ना हो, ट्रेडिशन ना हो, कोर्स ऑफ डीलिंग्स ना हो, तो बच्चों जनरली क्या बोला गया है देखो, जनरली द implied authority of partner does not empower him to। कहने बच्चों अब मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जो पढ़ूंगा, बच्चे ये लाइन से क्या समझ में आ रहा है आपको? The implied authority of partner does not empower him to, फिर ABCD पढ़ेंगे आप। यानी मैं जो पढ़ने जा रहा हूं उसमें से कोई भी एक्ट अगर पार्टनर ने किया तो वो एक्ट उसकी एक्ट विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी मानी जाएगी कि वो इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी। पहले वो टाइप करो। अभी जो मैं पढ़ने वाला हूं वो पार्टनर का वो एक्ट है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर है या बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। यानी इसमें से कोई काम किया तो बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी माना जाएगा कि विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी माना जाएगा। टाइप करो। मैं आपको हिंट दूं बच्चों, लाइन पे ध्यान दो। द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू, इसका मतलब ए से लेकर एच, इसमें से कोई भी अगर कार्य पार्टनर ने किया तो पार्टनर की वो इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी। एंड जब पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है तो इस एक्ट के लिए फर्म विल नॉट बी बाइंडिंग, फर्म जिम्मेदार नहीं होगा। बच्चों हेलो हेलो, रिस्पॉन्स चाहिए। आर यू गेटिंग माई लैंग्वेज? मैं क्या बोल रहा हूं? अब ए से एच जो मैं पढ़ूंगा उसमें से अगर किसी पार्टनर ने ये एक्ट किया तो फर्म बाइंडिंग या नॉट फर्म बाइंडिंग, इसके लिए फर्म जिम्मेदार या फर्म जिम्मेदार नहीं होगा? पहले वो बताओ बच्चों। दिस एक्ट ऑफ द पार्टनर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बियॉन्ड दिस इम्प्लाइड अथॉरिटी। उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी उसको ये करने की परमिशन नहीं देता। इसका मतलब ये सारे कार्य उसके इम्प्लाइड अथॉरिटी के बियॉन्ड है। और इसमें से कोई कार्य अगर पार्टनर ने किया तो वो पर्सनली लायबल होगा, उसके एक्ट के लिए फर्म की जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके एक्ट के लिए फर्म की जिम्मेदारी नहीं होगी। चलो पढ़ते हैं बच्चों, ए से लेकर एच तक। पार्टनर ऐसा कौन सा एक्ट करेगा जो बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी माना जाएगा, बराबर है, जिसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगा? पहला, सबमिट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब केस जहां सॉल्व होते हैं। बच्चों सबमिट डिस्प्यूट मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था, ये डिस्प्यूट को
एक पार्टनर ने जाकर बच्चों कोर्ट में केस डाल दिया। अब मुझे ये बताओ, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है एंड अगर उसका केस करना है, तो आपको लगता नहीं ये डिसीजन सारे पार्टनर्स का है कि किसी एक पार्टनर का है? ये जो मेन मुद्दा है कि हमारा डिस्प्यूट कोर्ट में ले जाने का कि नहीं ले जाने का, ये एक्चुअली सभी पार्टनर्स का डिसीजन लेना चाहिए था कि एक पार्टनर का डिसीजन? ऑल पार्टनर्स। एंड बच्चे यहाँ पर अगर किसी एक पार्टनर ने ये डिसीजन ले लिया, तो उसने जाके ये जो डिस्प्यूट है, झगड़ा है बिजनेस से रिलेटेड, ये जाके कोर्ट में केस कर दिया, तो आपको लगता नहीं उसका किया गया एक्ट विद इन इम्प्लॉयड अथॉरिटी है कि बियॉन्ड इम्प्लॉयड अथॉरिटी है? टाइप करो। इम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर काम किया कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया? बियॉन्ड। वेरी गुड बच्चों, ये उसको उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी किसी भी पार्टनर को ये पावर नहीं देती कि तुम जाकर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को दे दो। ये तुम्हें अलाउड नहीं है, बरोबर है? दूसरा बच्चों, पार्टनर को और क्या पावर नहीं है? ओपन बैंक